हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है पर्यावरण प्रदूषण। इसमें हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, इसके कारण क्या हैं, इसके निपटान क्या हैं और इससे होने वाले प्रभाव वो क्या हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण होता क्या है। तो पर्यावरण प्रदूषण का मतलब होता है कि पर्यावरण में असंतुलन पैदा हो जाता है, उसे हम पर्यावरण प्रदूषण कहते हैं। इसके लिए कई कारक हो सकते हैं, इसमें प्राकृतिक कारक भी हो सकते हैं और मानव निर्मित कारक भी हो सकते हैं। पर्यावरण प्रदूषण में कई प्रकार के प्रदूषण आते हैं, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, खनिज आदि का जब असंतुलन हो जाता है प्रकृति में, तो ये प्रदूषित हो जाते हैं और इनके प्रदूषित होने से मानव जीवन एवं जीव जंतुओं के जीवन पर विपरीत प्रभाव पड़ते हैं और इनके परिणाम स्वरूप कई घातक बीमारियां जैसे कैंसर, टीबी, हैजा आदि का जन्म होता है। इसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण कितने प्रकार के होते हैं। तो जो मेन पर्यावरण प्रदूषण के कारण हैं वो हैं प्रकार हैं वो हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण। आप सभी को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा तो पता होगा, इसलिए मैं यह सब ना बता के आगे चलता हूँ। अब हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या हैं। तो पर्यावरण प्रदूषण के कई कारण हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसमें मानव निर्मित और प्राकृतिक दोनों तरह के कारण उत्तरदायी हैं। यहाँ हम देखेंगे कि नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्यावरण प्रदूषण के जो कारक होते हैं वो नगरीय क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं, लेकिन नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के कारक बहुत ही प्रभावी होते हैं। यहाँ हम देखेंगे नगरीय क्षेत्रों में पर्यावरण प्रदूषण के क्या क्या कारण हो सकते हैं। नंबर एक, औद्योगिकीकरण। पर्यावरण प्रदूषण का यह मुख्य कारण है। आज महानगरों में उद्योग जो लगाए जा रहे हैं वो है पर्यावरण प्रदूषण को कई प्रकार से प्रभावित करते हैं। सबसे पहले जो है उनके द्वारा अपशिष्ट कचरा निकलता है, वह नदियों में बहा देने से जल प्रदूषण होता है। उनसे निकलने वाले धुएं से वायु प्रदूषण होता है। इसी प्रकार दूसरा पॉइंट है बढ़ती वाहनों की संख्या। जो पेट्रोलियम पदार्थों से चलने वाले वाहन हैं, पेट्रोल और डीजल से वाहन चलते हैं, उनसे निकलने वाले धुएं से भी काफ़ी ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषित होता है। चूँकि हम देखते हैं कि वाहनों की ज़्यादा संख्या नगरों में पाई जाती है, इसलिए इसका ज़्यादा प्रभाव नगरों में देखने को मिलता है। तीसरा हम देखेंगे नगरों में गंदी बस्तियों का जो जमाव होता है, उनकी वजह से भी पर्यावरण प्रदूषित होता है। एक छोटी सी जगह में बहुत सारे परिवार छोटी छोटी जगह में रहते हैं और मलिन बस्तियों का निर्माण करते हैं, जहाँ पर आधारभूत सुविधाओं की बहुत कमी होती है। हम देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा गंदी बस्तियाँ मुंबई में पाई जाती हैं, जिसमें धारावी जो गंदी बस्ती है वह तो एशिया में लगभग नंबर एक स्थान रखती है। चौथा कारण है नगरीय विकास के कारण कृषि भूमि एवं वनों का विनाश। हम देख रहे हैं कि आजकल नगरीकरण की जो प्रवृत्ति है वो बढ़ती जा रही है, जिससे लोगों को आवास के लिए ज़मीन की ज़रूरत होती है और इस कारण जो वन होते हैं उन्हें काटा जाता है और कृषि भूमि जो खेत होते हैं वहाँ पर कॉलोनियाँ काटकर वहाँ का विकास कर दिया जाता है और यह भी एक प्रदूषण का कारण है। पाँचवा हम देखेंगे अत्यधिक जनसंख्या। जैसा कि अभी मैंने बताया कि जनसंख्या बढ़ती है, नगरीकरण बढ़ता है, तो जगह की कमी के कारण वनों की कटाई की जाती है, तो यह भी एक मुख्य कारण है। छठवां हम देखेंगे जो अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या होता है कि जो भी रासायनिक पदार्थों से संबंधित औद्योगिक इकाइयाँ लगी होती हैं, उनसे जो रासायनिक अम्ल निकलते हैं वो वह वर्षा के रूप में वापस नगरों में ही आते हैं, बारिश के साथ आते हैं। और इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण आजकल ताजमहल में जो है, ताजमहल की सफ़ेदी और जो सफ़ेद संगमरमर है वह ख़राब हो रही है। उसका मेन उद्देश्य
मेन वजह जो है अम्ल वर्षा ही है। इसके अलावा जो नगरों में पर्यावरण प्रदूषण के प्रमुख कारण तो यही हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुछ कारण हैं जो पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। इनमें सबसे पहले हम देखेंगे कीटनाशक और रासायनिक उर्वरकों का अधिक उपयोग। हम देखते हैं कि आजकल कृषि में अधिक से अधिक फ़ायदा के लिए और जो व्यापारिक फसलें हैं उनके लिए अधिक से अधिक कीटनाशकों और रासायनिक उर्वरकों का निरंतर उपयोग किया जाता है, जिससे भूमि की जो उर्वरक शक्ति होती है वह कम होती है और लगातार भूमि जो है बंजर होने की कगार पर पहुंच जाती है। इसके अलावा हम दूसरा पॉइंट देखेंगे, जो खेतों में कृषि होती है उसके उपरांत जो आखिरी का कृषि फसल प्राप्त करने के बाद जो बचा हुआ चारा होता है उसको ख़त्म करने के लिए किसानों के द्वारा उसको जला दिया जाता है। इसे हम पलारी जलाना भी बोलते हैं। यह हमारे भारत में देखा जाता है कि दिल्ली के आसपास हरियाणा और पंजाब में इस पद्धति का बहुत उपयोग किया जाता है, जिसकी वजह से अत्यधिक वायु प्रदूषण और भूमि प्रदूषण भी होता है। तीसरा हम देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में अभी भी जो है लकड़ी जलाकर और गोबर के कंडों पर ही खाना बनाया जाता है। इसके धुएं से भी वायु प्रदूषण होता है। अब हम देखेंगे प्रदूषण, जो पर्यावरण प्रदूषण होते हैं उसके परिणाम क्या होते हैं। यहाँ पे हमने जो देखा था कि नगरीय पर्यावरण प्रदूषण और ग्रामीण पर्यावरण प्रदूषण के कारण क्या है। अब कारण कुछ भी हो लेकिन परिणाम तो दोनों के सेम ही आते हैं। तो सबसे पहला जो परिणाम है वह है मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव। इसमें क्या होता है कि जब मानव प्रदूषित स्थान पर रहता है तो उसको कई प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं और इससे क्या है, जो वायु प्रदूषण वाले क्षेत्रों में लोग रहते हैं वहाँ पे उन्हें सांस संबंधित बीमारियाँ काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और सेकंड हम देखेंगे ओजोन परत का क्षरण। जो ओजोन परत होती है वह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोकने का कार्य करती है। जब अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण होता है तो ओजोन परत में छिद्र होने लगते हैं और इसका प्रमुख कारण है CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, CO और SO2, NO2 आदि होते हैं, जिनके कारण ओजोन परत का क्षरण होता है। और ये जो पदार्थ होते हैं वो घरों में AC, रेफ्रिजरेटर, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से उत्पन्न होते हैं। तीसरा है जैव विविधता का नुकसान। क्या होता है, जब पर्यावरण प्रदूषण होता है, वनों की कटाई होती है, तो वनों में रहने वाले जीव जंतु और वनस्पतियों का भी ह्रास होता है और इनकी प्रजातियां लुप्त प्राय हो जाती हैं। आज ऐसी कई प्रजातियां हैं जो लुप्त प्राय हो चुकी हैं। उनके संरक्षण के प्रयास सरकार द्वारा किए जा रहे हैं। इसके बाद हम देखेंगे प्राकृतिक संसाधनों की कमी। जैसा कि अभी मैंने बताया कि वनों की कटाई होती है, इसके अलावा जीव जंतुओं जो हैं विलुप्त हो जाते हैं, तो उनका प्राकृतिक आवास जो है ना वो ख़त्म होने की वजह से उन जीवों से संबंधित वनस्पतियाँ भी ख़त्म होने लगती हैं। पांचवा है भूमि का अनुपजाऊ तथा बंजर होना। रासायनिक खादों के अत्यधिक उपयोग से, कीटनाशकों के उपयोग से जो भूमि की उर्वरा शक्ति होती है वो ख़त्म होती चली जाती है और भूमि जो है कुछ समय बाद बंजर होने की स्थिति पर आ जाती है। छठवा है पर्यटन उद्योगों को नुकसान। पर्यावरण प्रदूषण के कारण पर्यटक को भी नुकसान होता है। क्या होता है कि जब हम किसी अच्छे पर्यटन स्थल पर जाते हैं और जब वहाँ पर अत्यधिक पर्यावरण प्रदूषण हो जाता है तो पर्यटक ऐसे स्थानों पर जाने से बचते हैं। अब हम देखेंगे कि पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के उपाय क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहला, जो शहरी क्षेत्रों में गंदी बस्तियाँ होती हैं उनमें हम आधारभूत सुविधाओं का विकास कर सकते हैं। उनमें जो है जल मल निकासी की व्यवस्था प्रॉपर की जा सकती है। उनमें जो है लोगों को जागरूक करके उनके रहन सहन के तरीके को बदलने के प्रयास किए जा सकते हैं। दूसरा है कि जो पेट्रोलियम उत्पादों से चलने वाले जो वाहन होते हैं उनके स्थान पर हम इलेक्ट्रिक वाहन, सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी से चलने वाले वाहन और जो का उपयोग भी कर सकते हैं, नवीनीकृत ऊर्जाओं का उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है वनों का संरक्षण तथा संवर्धन करना और वनों में वृद्धि करना।
वनों का संवर्धन और संरक्षण करना, जो वन अभी बचे हुए हैं वर्तमान में उनके संरक्षण का प्रयास करना, और साथ ही अधिक से अधिक पेड़ों को लगाना और पेड़ पौधों को लगाना, और वनों में हो रही कमी को नियंत्रित करना और अधिक से अधिक वनों को बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। चौथा है कृषि हेतु जैविक खादों का अधिकतम उपयोग करना। रासायनिक खाद और कीटनाशक उर्वरक होते हैं, उनके स्थान पर जैविक खादों का उपयोग करना चाहिए। इससे फसल में तो वृद्धि होती है, साथ साथ जो मृदा की उर्वरा शक्ति वह भी बनी रहती है और मृदा से अधिक लंबे समय तक कृषि उत्पाद प्राप्त होते रहते हैं। पांचवा है जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास करना। इसमें हम देख सकते हैं कि बढ़ती हुई जनसंख्या ही मेन नगरीकरण का कारण बनती है, जो मलिन बस्तियों, गंदी बस्तियों को जन्म देती है। अतः हम लोगों को अधिक से अधिक जागरूक करके उन्हें जनसंख्या नियंत्रण के उपाय बता सकते हैं और कम से कम जनसंख्या बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं। छठवां और आखिरी है शिक्षा का विकास करना तथा गरीबी उन्मूलन के प्रयास करना। ये जो सभी पॉइंट हैं, इनमें एक सबसे बड़ा जो मेन पॉइंट है वो है कि शिक्षा का विकास करना। जब हम शिक्षा का विकास करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, शिक्षित करते हैं, तो उन्हें इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चलती है, और जब उन्हें इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस पता चलती है तो वो इसका पालन करते हैं, और जिससे क्या है कि उन्हें काम धंधा मिलता है, बेरोज़गारी कम होती है, और गरीबी उन्मूलन होने से जो समानता की स्थिति पैदा होती है, उससे एक खुशहाल जीवन की कल्पना की जा सकती है। गाइस, तो आज का मेरा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फॉरवर्ड करें। धन्यवाद।